नमस्कार। कॉर्पोरेट ऋण के इस खास विश्लेषण में सीधा विषय पर आते हैं। आज हम अमूर्त थ्योरी से शुरुआत करते हुए व्यवहारिक अकाउंटिंग की दुनिया में कदम रखेंगे और जानेंगे कि कंपनियों के लंबी अवधि के फंड जुटाने की ये पूरी व्यवस्था असल में काम कैसे करती है। आज की हमारी चर्चा की रूपरेखा हमें इस सफर का रास्ता दिखा रही है। डिबेंचर की बुनियादी परिभाषाओं से लेकर जटिल जर्नल एंट्रीज तक हम इन सभी अहम पड़ावों से होकर गुजरने वाले हैं। भाग 1, डिबेंचर क्या है? चलिए इस अहम वित्तीय साधन के लिए एक बहुत ही मजबूत वैचारिक नींव तैयार करते हैं। इसमें सबसे दिलचस्प बात इसका लैटिन मूल शब्द डेबेरे है, जिसका सीधा मतलब है उधार लेना। ये एकदम सटीक रूप से स्पष्ट कर देता है कि यह मूलतः एक कंपनी के लिए औपचारिक दीर्घकालीन उधार लेने का एक मजबूत तंत्र है। कंपनी एक लिखित मोहरबंद वादा कर रही है कि उसने कर्ज लिया है और वह इस पर एक तय दर से ब्याज चुकाएगी, बिल्कुल साफ और स्पष्ट। भाग 2, शेयर बनाम डिबेंचर। इक्विटी जुटाने और कॉर्पोरेट कर्ज लेने के बीच के इस बुनियादी अंतर को समझना बेहद जरूरी है। यह तुलना दोनों की मूल पहचान के फर्क को शानदार ढंग से दर्शाती है। सोच कर देखिए, एक शेयरधारक असल में कंपनी का मालिक है जो मुनाफे की उम्मीद में जोखिम उठा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक डिबेंचर धारक सिर्फ और सिर्फ एक लेनदार है जिसे हर हाल में एक निश्चित रिटर्न की पक्की गारंटी मिली हुई है। इसके अलावा यहाँ जो ट्रेड ऑफ या समझौता है वो एकदम स्पष्ट है। लेनदार अपने निवेश को कंपनी की भौतिक संपत्तियों द्वारा सुरक्षित रखने के बदले में वोटिंग पावर या मतदान की शक्ति को खुशी खुशी छोड़ देते हैं। उन्हें सुरक्षा से मतलब है, कंपनी के नियंत्रण से नहीं। भाग 3, डिबेंचर के प्रकार। अब जब बुनियादी बातें साफ हो गई हैं, तो आइए कॉर्पोरेट दुनिया में उपलब्ध इन डिबेंचर्स की विस्तृत किस्मों पर नजर डालते हैं। यह देखना वाकई दिलचस्प है कि कंपनियां अपने कर्ज को कितनी बारीकी से डिजाइन कर सकती हैं। वे ये चुन सकती हैं कि कुछ विशिष्ट संपत्तियों को कोलैटरल के रूप में गिरवी रखना है या नहीं। इसके साथ ही वे सटीक समय सीमा भी तय कर सकती हैं कि मूल राशि कब लौटाई जानी है। इसी तरह शून्य कूपन दर यानी जीरो कूपन डिबेंचर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स विशेष रूप से ध्यान खींचते हैं। इनमें निवेशकों को समय समय पर कोई ब्याज नहीं मिलता। इसके बजाय उन्हें एक क्षतिपूर्ति देने के लिए ये डिबेंचर उनके असल मूल्य से काफी भारी छूट पर जारी किए जाते हैं। है ना कमाल का तरीका? भाग 4, सम मूल्य पर निर्गम। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब चलिए सीधे व्यावहारिक अकाउंटिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये लेन देन बुक्स में कैसे दर्ज होते हैं। मान लेते हैं कि एक डिबेंचर का अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू 100 रुपए है और अगर उसे जनता को बिल्कुल 100 रुपए में ही जारी किया जाता है तो इस स्थिति को सम मूल्य पर निर्गम या इशू एट पार कहा जाता है। एबीसी लिमिटेड की इस जर्नल एंट्री को देखिए। यहाँ सबसे अहम बिंदु यह है कि पहले तो एप्लीकेशन कैश के रूप में आ रहे फंड्स को दर्ज किया जाता है, फिर बिल्कुल उसी राशि को सुरक्षित रूप से प्राथमिक दीर्घकालिक देयता खाते में यानी 12% डिबेंचर खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एकदम सीधा और पारदर्शी हिसाब। भाग 5, बट्टा और प्रीमियम। अब कुछ थोड़ी अधिक जटिल लेकिन असल बाजार वाली स्थितियों की बात करते हैं, जहां इशू की कीमत इंस्ट्रूमेंट के फेस वैल्यू से बिल्कुल अलग होती है। अब कल्पना कीजिए कि वही 100 रुपए वाला डिबेंचर 95 रुपए में जारी किया जा रहा है। ये जो 5 रुपए का अंतर है ना, बस यही बट्टे पर निर्गम या इशू एट ए डिस्काउंट कहलाता है। ये अकाउंटिंग टेबल साफ दिखाती है कि इस डिस्काउंट को तुरंत डेबिट पक्ष में एक नुकसान के रूप में पहचान लिया जाता है। और ध्यान रहे, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनियों को ऐसा करने की पूरी अनुमति दी गई है। अब जरा इसके एकदम उलट स्थिति के बारे में सोचिए। एक बहुत ही शानदार साख वाली प्रतिष्ठित कंपनी अपनी 100 रुपए की इकाई के लिए 110 रुपए की मांग भी कर सकती है। इसे हम प्रीमियम पर निर्गम कहते हैं। XYZ इंडस्ट्रीज की इस एंट्री से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। फेस वैल्यू से ऊपर जो भी अतिरिक्त धन इकट्ठा होता है उसे बहुत ही सावधानी से अलग कर लिया जाता है और एक समर्पित सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। यह फंड्स को सुरक्षित रखने का एक बेहतरीन तरीका है। इन सब बातों के बाद कॉर्पोरेट फाइनेंस की रणनीति से जुड़ा एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या एक बढ़ती हुई कंपनी के लिए इक्विटी शेयरों के माध्यम से अपनी ओनरशिप यानी स्वामित्व को कम करना ज्यादा सही है, या फिर डिबेंचर ऋण के सख्त और निश्चित दबावों को अपनाना? इसी विचारोत्तेजक रणनीतिक प्रश्न के साथ कॉर्पोरेट ऋण साधनों पर हमारा ये विश्लेषण संपन्न होता है।